खुलासा हुआ है। अब सीधे आपको लिए चलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव की प्रेस और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो हम उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें रख रहे हैं एकदम सच्चाई है, रखने का हम काम कर रहे हैं। और इससे ऐसा नहीं है कि किसी को ये बातें पता नहीं है। कई ऐसी बातें हैं जो प्रेस मीडिया में भी आया। तो जो बात हुई जीरो टॉलरेंस नीति की, आप सबको पता था जब हमने कार्यभार संभाला था तो मेरा भी ये स्टेटमेंट आया था कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन हो हमारी नीति रहेगी। और हमने ये भी सदन में बोला था, जो मुख्यमंत्री जी ने उस चीज को दोहराया कि हम लोगों ने, जनता ने हम लोगों को भेजा है सेवा करने के लिए, ना कि भोग लगाने के लिए। ये ऑन रिकॉर्ड मेरा भी स्टेटमेंट है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग शुरू से हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और बीजेपी के लोग साजिश रच करके हम पे एफआईआर डाल करके एक एक्सक्यूज बनाया जाता है कि ये एनडीए में क्यों जाएं, और एग्जाम्पल दिया जाता है कि हम अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे इसलिए, और मेरे से हो नहीं पा रहा था सरकार चलाना, इसलिए ये नैतिकता के आधार पर, अंतरात्मा की आवाज पर और सिद्धांत के आधार पर भ्रष्टाचार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इसलिए वो इस्तीफा देने का काम करेंगे। मेरा सवाल है कि पनामा में जीरो टॉलरेंस की नीति वाले जो प्रधानमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, पनामा पेपर घोटाले में जिन जिन लोगों का नाम आया है, मेरा पहला सवाल, क्या नीतीश कुमार जी पीएम मोदी से इसके लिए जांच की मांग करेंगे? और पनामा में जिन जिन बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के बेटे का नाम आया है, छत्तीसगढ़ के रमन सिंह के बेटे का नाम आया है, अमिताभ बच्चन जो कि इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं जीएसटी के, उनका नाम आया, और अदानी जी के जो बड़े भाई हैं उनका नाम आया है, तो क्या जीरो टॉलरेंस की नीति वहां भी लागू होगी? आप सोचिए, अगर पनामा में लालू जी का नाम आता, हम लोगों का नाम आता, या विपक्षी दलों के कोई और नेताओं का नाम आता, तो क्या से क्या ये लोग कहते, क्या बातें होती। और पनामा घोटाला में, पेपर घोटाला में तो 2 देशों के प्रधानमंत्री को हटना पड़ा, और कई ऐसे देश हैं ऑस्ट्रेलिया समेत जहां की वहां जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच हो रही है। लेकिन क्या माननीय मुख्यमंत्री जी पनामा के पेपर घोटाले की जांच कराने की मांग करेंगे? अब तक खामोश क्यों बैठे हैं वो कहां गया उनका अंतरात्मा? और व्यापम घोटाला में दिन पर दिन मर्डर होता जा रहा, अभी फिर एक मृत्यु हो गई है गवाह की, और सुसाइड का बहाना दे दिया गया, और लगातार गवाहों की मौत हो गई है, 50 का आंकड़ा छू गया है। क्या व्यापम घोटाला की जांच सीबीआई करने का काम करेगी अच्छे से, निष्पक्ष होकर के? क्या ये प्रधानमंत्री जी खुद मॉनिटर करके जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे? ये मेरा सवाल, पहला नंबर 1 सवाल है। और इन्होंने नैतिकता की बात की, सिद्धांत की बात की, तो अब इनकी नैतिकता और सिद्धांत कहाँ है? जो नया मंत्रिमंडल जो गठित हुआ है, इसमें हम बता दें कि एक सर्वे के अनुसार लगभग 75% इनके जितने मंत्री हैं, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार जी, सीएम, डेप्यूटी सीएम, 75% इनके जो मंत्री हैं वो दागी हैं। किस आधार की नैतिकता की बात करते हैं? कौन सा सिद्धांत? अब कहां अंतरात्मा इनका चला गया? और कितनी बार इनका अंतरात्मा जागता है भाई, अब कितनी बार सोता है? ये अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी अंतरात्मा को जगाने का काम करते हैं, अपने शरीर के हिसाब से ये जगाने का काम करते हैं, और अपनी जो वाणी है, जो बोलने का काम करते हैं, उसके हिसाब से, स्वर के हिसाब से इनकी अंतरात्मा जो है वो जागती है। अब अंतरात्मा नहीं जाग रही, किस बात की नैतिकता की बात ये करते थे? तो हमारा ये कहना है कि इनका जो अंतरात्मा है, कौन सा अंतरात्मा है? क्या ये कुर्सी आत्मा है? क्या ये डर आत्मा है? क्या ये लालच आत्मा है? या ये फिर मोदी आत्मा है? ये मुख्यमंत्री जी को ये बताना पड़ेगा, क्योंकि जिस नैतिकता और जिस अंतरात्मा की आवाज से उन्होंने इस्तीफा दिया, महागठबंधन तोड़ने का काम किया, ये बिहार की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कि आप लोग पहले से षड्यंत्र रच करके जो डीलिंग हुई थी, स्वीट डील ये लोग करके गए हैं,
उस आधार पर हमको बहाना, तेजस्वी को बहाना बना करके ये सारी घटनाएं घटी गई, तो इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को देना होगा। अब 75% अब इनके दागी एमपी हैं, क्या वो उनको किस हैसियत से उनको मंत्री बनाया गया, या फिर से उन्होंने क्यों शपथ लिया गया? क्या उनको दिक्कत हो रहा था? एक नौजवान उनके साथ में डिप्टी सीएम बना हुआ था 28 साल का, जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, जो ईमानदार है, उनको तकलीफ हो रही थी उस नौजवान के साथ बैठने में। और सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम, जिसपे 5-5 मुकदमा चल रहा है, जो धाराएं हम पे लगी हैं वो उन पे भी लगी हैं, उनके साथ बैठने में बड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। ये तो जवाब उनको देना चाहिए, लेकिन अब तक हम लोगों को कोई जवाब नहीं मिला। ये बिहार की जनता और देश की जनता उनसे जवाब मांगना चाहती है। और हम ये भी मांग किए थे हाउस में, आप लोग सब लोग थे, कि क्यों नहीं अब तो केंद्र में और राज्य में उनकी सरकार है, एक कानून बना दो यार, एक कानून बना दीजिए कि जिसपे भी एफआईआर दर्ज होता है वो कोई भी संवैधानिक पद पे नहीं रहेगा। क्या इसकी पहल ये लोग करने का काम करेंगे? तो हम तो मांग कर रहे हैं, ये लोग तो खाली बोलने के लिए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन असल में ये लोग भ्रष्टाचारियों का साथ देना चाहते हैं, और जो ईमानदार लोग हैं उसको खटगरे में बना करके ये लोग बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। तो ये सवाल तो सब लोगों के लिए जायज है। और बिहार की लोग, सब लोग ये मांग कर रहे हैं कि अगर ऐसा ही है, अगर राजनीति में ऐसे ही चलता रहेगा तो ये कानून क्यों नहीं बनाया जाता? ये कानून बनाना चाहिए। कौन रोक रहा अब इनको कानून बनाने से? अब तो पूरा देश इनका हो रहा है, भगवाकरण करने जा रहे हैं। आरएसएस की बात करते थे कि यार संघ मुक्त भारत बनाने की बात करेंगे, तो बिहार में इन्होंने संघ को घुसाने का काम किया है, जिनको बिहार की जनता ने नकार दिया था, मैंडेट जिसके खिलाफ दिया था, उन लोगों को इन्होंने बैठाने का काम किया है। तो ये सारे जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को देने का काम करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप लोगों ने पीसी देखा होगा, उसमें उन्होंने कहा था कि बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा है, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं मेरे खिलाफ लिखने का काम कर रहे हैं, और ये जो क्रिटिसिज्म है ये कुछ दिन हमको सुनना पड़ेगा। गलत फहमी में मत रहिएगा मुख्यमंत्री जी, अगर आप सुन रहे हो तो ये जो आपने जो भूल की है, जो पाप किया है, ये क्रिटिसिज्म आपको जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। बिहार की जनता हमेशा आपको कोसने का काम करेगी। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता में मानने वाले लोग, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, अल्पसंख्यकों ने जो वोट देने का काम किया, जिसकी आपने वोट की डकैती करने का काम किया, ये सवाल आपसे जिंदगी भर बिहार की जनता, नौजवान और देश के लोग आपसे पूछने का काम करेंगे, और आपको जिंदगी भर इन सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा, क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ये सारी बातें जो हुई हैं, घटना हुई हैं, सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी कुछ बोलेंगे, और जिस दिन हम असेंबली में हम बोल रहे थे तो उस दिन लाइव जो टेलीकास्ट होता है वो विधानसभा से काट दिया गया। क्यों? विरोधियों की बात पूरी देश की जनता ये जानना चाह रही थी कि उस दिन बिहार विधानसभा में क्या हो रहा है। आखिर क्यों जो लाइव टेलीकास्ट जब भी हमेशा होता रहा है, इस बात पर उन्होंने लाइव टेलीकास्ट जो ब्रॉडकास्टिंग होना था वो क्यों काटने का काम किया? हमारे आवाज को क्यों वो जनता तक पहुंचाने नहीं दे रहे? पहले तो कहते थे क्लैरिफाई कीजिए, जनता के बीच जाइए। हमने तो ये भी कहा था कि हम जनता के बीच जाएंगे, लेकिन जब हम हाउस में बोल रहे थे, जब सारी बातें कर रहे थे इस मुद्दे पर, तो हमारी बात को लाइव ब्रॉडकास्टिंग से क्यों काटा गया? ये मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका जवाब हम मांगना चाहेंगे और हकीकत बताना चाहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल के लोग जात की राजनीति करते हैं, और मुख्यमंत्री जी मास की बात करते हैं, मास की राजनीति करते हैं। किस गलतफहमी में? आप फिर से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप फिर से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कास्ट की राजनीति से तो आपने शुरुआत की थी, और आपको पता होगा कि जब मंडल का दौर था, सामाजिक न्याय का जब दौर था 90 से लेकर के पूरे 90 के समय में, तो पूरे पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक सब लोग मिलकर करके जितने मंडल के लोग थे एकजुट के साथ लालू जी के साथ खड़े थे। और जब एकजुटता, जब मास लीडर असली लालू जी हैं, उनके साथ असली में मास था,
हम दो उदाहरण देना चाहेंगे। एक उदाहरण, जब पूरा सामाजिक न्याय के और मंडल कमीशन की बात चल रही थी, जब पिछड़े अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति की आवाज को उठाया जा रहा था, उनके अधिकार की जब लड़ाई की जा रही थी, तो यही नीतीश कुमार जी हैं उस मास को चीट कर करके समता पार्टी गठन कर करके भाग गए मंत्रियों के साथ, कमंडलों के साथ, कमंडल के साथ ये भाग। तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से कई सवालों के जवाब मांग रहे हैं। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कैसी लड़ाई है जब उनके खुद के मंत्रिमंडल में 75% लोग दागी हैं।